हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता और हावड़ा विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी उमेश राय जी हैं। बंगाल में इस वक्त मैं हूँ, कोलकाता हावड़ा एक ही अगल बगल में डिस्ट्रिक्ट है। तो इनसे बात करेंगे बंगाल की तमाम परिस्थितियों को लेकर के, और इन दिनों बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है, बंगाल में जो सियासी सुगबुगाहट हो रही है, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। पिछली बार आप प्रत्याशी थे, चुनाव लड़ रहे थे, तब हमारी मुलाकात हुई थी। क्या कारण रहा था, और मैं ये आपके सीट के लिए भी पूछूंगा और बंगाल बीजेपी के लिए भी पूछूंगा कि पार्टी इतना सब कुछ पूरी ताकत झोंकती है। टीएमसी पार्टी आरोप लगाती है कि पूरा सेंट्रल फोर्सेस का इस्तेमाल करती है आपकी पार्टी टीएमसी को डिमोलिश करने के लिए। ईवीएम का आरोप लगाती है, लेकिन फिर भी आप लोग बंगाल में जीत नहीं पाते हैं। लोकसभा का चुनाव देख लीजिए, सीटें घट गई। विधानसभा में सरकार बनाने की उम्मीद थी, नहीं बनी। आपका भी चुनाव कुछ ही मार्जिनों से लेकिन ख़राब हो गया। तो क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, दो तीन विषय है। अगर आप 2021 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में अगर बातें करनी हो, तो आपको एक चीज़ समझना होगा। किसी ज़माने में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी चौथे नंबर की पार्टी हुआ करती थी। हमारे 2 सांसद चुनाव जीतते थे, कभी 1 और कभी 3 विधायक हुआ करते थे। 3 से 77 सीट जीतना, मुझे लगता है कि पूरे भारतवर्ष में आप कहीं किसी भी राजनीतिक दल के लिए इतना बड़ा छलांग लगाने का रिकॉर्ड किसी के पास नहीं होगा। और मैं आपको एक और डेटा दे दूं कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में बंगाल की जनता ने लगभग 2 करोड़ 30 लाख मत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया है। और थोड़ा सा और प्रयास किया जाए और इसमें 30 लाख वोट और अगर जोड़ दिया जाए, तो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने भर सीटें जीत सकती है। पिछले चुनाव का जो अनुभव रहा है, वो आप यहाँ पर चुनाव में खुद थे। सेंट्रल फोर्सेस के होने के बावजूद खुद मेरे इस उत्तर हावड़ा विधानसभा में सुबह भोर 4 बजे से लेकर और दोपहर 3 बजे तक विभिन्न गलियों में टीएमसी के गुंडों द्वारा बमबाजी किया गया। ये पूरे भारतवर्ष में आपको कहीं देखने को ऐसा नहीं मिलता कि चुनाव चलते समय बम मारा जाए। चूँकि यहाँ पर प्रवासी मतदाता ज़्यादा हैं, ज़्यादा लोग व्यवसाय करने वाले, कमाने खाने वाले लोग हैं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश के लोग हैं, तो उनके अंदर एक आतंक का माहौल पैदा किया गया, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी के गढ़ वाले इलाकों में मतदान कम हुआ और मात्र 5000 वोट से मैं चुनाव हारा। सिर्फ ये मेरे सीट की बात नहीं है, बाकी आपके बंगाल में चुनाव आयोग के पास ऐसी बहुत सारी शिकायतें हैं, जिसमें काउंटिंग हॉल में भारतीय जनता पार्टी के एजेंटों को मार के भगा दिया गया। काउंटिंग को अपने तरीके से कराया गया। स्थानीय जो डीएम जो प्रभारी थे, वहाँ के जो जिला के एसपी थे, उन लोगों की मिली भगत से, चूँकि सेंट्रल फोर्स की ड्यूटी बाहर थी, तो पूरे काउंटिंग को प्रभावित करने का काम किया गया। और ऐसे बहुत सारी सीटें जहाँ हम नॉमिनल वोटों से चुनाव हारे, और वहाँ हम लोग रीकाउंट का, रीपोल का डिमांड करते रह गए। हमारी एक नहीं चली और हमको 77 सीटों के जीत पर ही मान जाना पड़ा। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में जो तुष्टीकरण की राजनीति है, ये तुष्टीकरण अपने पराकाष्ठा पर है। और पराकाष्ठा ऐसा है कि राज्य सरकार खुले तौर पर समय समय पर अपना एजेंडा लोगों के बीच रख देती है। चाहे वो कभी हुमायूं कबीर के माध्यम से आम जनसभा में ये कहा जाता है कि अगर हमको मौका मिले तो हम हिंदुओं को काटकर भगीरथी में फेंक देंगे। सरकार का विधायक बोलता है और मुख्यमंत्री का एक भी बयान अगर उसके खिलाफ नहीं आता है, तो इसको आप क्या समझेंगे? समर्थन। जनरली तो यही समझा जाता है। फिरहाद हकीम अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों को लेकर कलकत्ता में घूमते हैं और बोलते हैं कि देखिए, ये है यहाँ का मिनी पाकिस्तान। फिर बोलते हैं मैंने तो ऐसे चालू भाषा में कह दिया था। फिरहाद हकीम सार्वजनिक जनसभा में जाते हैं और बताते हैं कि जिनका जन्म इस्लाम मानने वालों में हुआ है, वो बहुत सौभाग्यशाली हैं, और वो लोग जो इस्लाम में जन्म नहीं ले पाए हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण उनका जीवन है।
ऐसे लोगों के लिए भी इस्लाम में एक व्यवस्था है जिसको दावते इस्लाम कहते हैं। मतलब आइए आप इस्लाम में शामिल हो जाइए। ये क्या था? ये यहाँ के कट्टरपंथियों का, यहाँ के मौलवादी जो मुस्लिम कट्टरपंथी है, उनको ये खुला संदेश था कि आप लोगों का धर्म परिवर्तन कराओ। कल ही मेरे फेसबुक पर एक हमारे मित्र ने, मुस्लिम मित्र ने लिखा था कि आप सब एक एजेंडा चलाते हैं, मुसलमानों को बदनाम करते हैं, मुसलमान धर्म बहुत शांतिप्रिय धर्म है और हमने कभी किसी को मजबूर नहीं किया इस्लाम कबूल करने के लिए। वो मेरे भाई, शायद उनको इतिहास नहीं पढ़ाया जाता है, मदरसा में पढ़े होंगे, इतिहास की किताबों से उनका पाला नहीं पड़ा, नहीं तो ऐसी बात नहीं कहते हैं। क्योंकि हमारे देश में हम लोगों ने ऐसा देखा है कि इस्लाम कबूल नहीं करने पर लोगों को गर्म तेल में डाला गया, आरा मशीन पर जिंदा दो फाड़ कर दिए गए। आप इस्लाम कबूल नहीं करने पर, कलमा नहीं पढ़ने पर हजारों की तादाद में पुरुषों के सर काट दिए गए उनके परिवार के लोगों के सामने। और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, ये जब से इस्लामिक लोग भारत में आए, उन्होंने भारत के लोगों के ऊपर ये अत्याचार किया। आज का प्रजन्म बड़ी बड़ी बातें करता है, बताता है कि हमारा धर्म बहुत शांत प्रिय है, जिस धर्म में स्पष्ट रूप से ये बताया जाता है कि इस्लाम को नहीं मानने वाले सारे लोग काफिर हैं और काफिर को जीने का कोई अधिकार नहीं है। आप कल्पना कर सकते हैं, एक राज्य की सरकार, उसकी मुखिया जो एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेती है, नाम के साथ बनर्जी लिखती हैं, बंदोपाध्याय लिखती हैं, और जब हिंदू धर्म पर आघात होता है तो वोट बैंक की राजनीति के चलते उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। फिर आहद हकीम पर दुनिया भर के आरोप लगे, ईडी ने उनको अरेस्ट किया तो ममता बनर्जी और उनका भतीजा सड़क पर उतरकर सीबीआई और ईडी का कार्यालय घेर लेता है। सड़कों पर हजारों मुसलमानों को खड़ा करके दबाव बनाया जाता है कि उनको छोड़ दिया जाए। वो बोलते हैं कोरोना के महामारी के समय में मुझे जेल में बंद करके यहाँ के लाखों लाख लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। डॉक्टर थे वो कि बाहर निकल के लोगों का इलाज कर देते। आप चोर हैं, आपके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, आप जेल में हैं। तृणमूल कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पार कर चुकी है। लेकिन ये लोग तो आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग बंगाल में, देश में आपकी पार्टी अशांति का माहौल कर रही है, हिंदू तुष्टीकरण हो रहा है, मतलब जो माइनॉरिटीज़ हैं वो उनको अधिकार नहीं मिल रहा है। और सेकंड चीज़, इस देश में कुछ ऐसे भी मुस्लिम हैं, फिर सवाल ये उठता है कि जो अपना शांति प्रिय अपना काम कर रहे हैं शांति से, तो उनको क्यों डिस्टर्ब किया जाता है, ऐसा ये लोग आरोप लगा रहे हैं। आप मुझे एक उदाहरण बताइए। केंद्र में हमारी सरकार है, एनडीए की 2 बार की सरकार है। हम 2014 से सत्ता में हैं। 14 का चुनाव जीते, 19 का चुनाव जीते, 24 का चुनाव जीते। भारतीय जनता पार्टी का सबसे पहला नारा सरकार चलाने के लिए क्या है? सबका साथ सबका विकास। लेकिन वो कह रहे हैं कि सबका साथ में मुसलमान नहीं है। बता रहे सबका साथ सबका विकास। फिर कहा गया सबका प्रयास। सबका प्रयास मतलब हम लोगों ने मुसलमानों को सबका साथ देने के क्रम में नहीं देखा। फिर प्रधानमंत्री जी को बाध्य होकर कहना पड़ा कि सबका प्रयास भी होना चाहिए। बिना आपके प्रयास के आपका विकास नहीं हो सकता है। आप मुझे बताइए, केंद्र सरकार की एक योजना का नाम बताइए जिस योजना में बताया गया कि इस योजना का लाभ मुसलमानों को नहीं मिलेगा। एक योजना बताइए। देश में अनाज देने का, देश में घर देने का, देश में स्वास्थ्य परिसेवा देने का एक योजना बताइए जिस योजना में बताया गया कि मुसलमानों को नहीं मिलेगा, हिंदुओं को मिलेगा। देश का कोई एक प्रोजेक्ट बता दीजिए जिस प्रोजेक्ट में बताया गया है कि ये इस प्रोजेक्ट में मुसलमान इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। हम तो अपने तरफ से ताली बजा रहे हैं, लेकिन दूसरे का हाथ भी तो सामने आना चाहिए। आप खुले तौर पर सार्वजनिक मंच से ऐलान करते हैं कि दुनिया के सारे मुसलमान एक हो जाओ। नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। कोई भी राजनीतिक दल सामने खड़ा है बीजेपी के खिलाफ, अगर वो जीत रहा है तो उसको जिताइए। आप बताइए तो आप भारतीय जनता पार्टी से क्या उम्मीद करते हैं? हाँ, लेकिन ये बात भी है कि भारतीय जनता पार्टी जब बहुसंख्यक समाज जो भारत जिनका है, ये हिंदू और हिंदुत्व के लिए बात करता है, अपना खोया हुआ गौरव वापस लाने का प्रयास करता है, अपने सभ्यता और संस्कृति का पुनरुद्धार करना चाहता है, तो कहाँ न्याय भाई? हम पाकिस्तान में जाकर तो नहीं बोल रहे हैं कि आप मेरा मंदिर दे दो।
हम तो अफगानिस्तान में जाकर नहीं बोल रहे हैं कि आपने बुद्ध की मूर्तियाँ तोड़ दी, हमको फिर से बनवा दो। हम नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि वो अब हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन हमारा देश हमारे हाथ में है। हम अपना अगर पुराना गौरव, सभ्यता, संस्कृति का पुनरुद्धार करना चाहते हैं, कहाँ न्याय है भाई? हम चाइना में जाके तो नहीं बोल रहे हैं ना कि आप यहाँ पर भगवत गीता पढ़ाइए। अगर हम अपने बच्चों को भगवत गीता पढ़ाना चाहते हैं, रामायण पढ़ाना चाहते हैं, हम अपना खोया हुआ ज़मीन वापस लेना चाहते हैं, ये कहाँ अन्याय है? कहाँ अन्याय है? आप मुझे बताइए। इनको तकलीफ़ किन बातों से है? इनको तकलीफ़ है कि आप वक्फ बोर्ड पे क्यों बोल रहे हैं? क्यों नहीं बोले भाई? क्यों नहीं बोले? आप मुझे बताइए, जब देश का बंटवारा हुआ, इस देश से जब लोग पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में गए, तो जो यहाँ के मुसलमान वहाँ गए तो उनको वहाँ जगह मिला। वहाँ जो हिंदू थे उनके जगहों पर आपने कब्जा कर लिया, लूट लिया। और यहाँ का जो ज़मीन आप छोड़ के जाएंगे वो आपके बाप का है कि वो ज़मीन मुसलमानों के लिए रहेगा? मुसलमान कौन? ये ज़मीन आपका कैसे होता है? कौन है आप? आप कहाँ से आए? किस परिस्थिति में? आपका तो इतिहास है। आपने देश लूटने के लिए आप यहाँ आए थे। आकर आपने अपना विस्तार किया, धार्मिक विस्तार के नाम पर आप लोगों ने यहाँ के लोगों को प्रताड़ित करके जबरन उनको मुसलमान बनाया। और आज आप उनको उकसा रहे हैं कि आप देश के खिलाफ विद्रोह करिए। देश कुछ नहीं होता है, जो होता है इस्लाम होता है। तो जाइए ना, जहाँ पर काट रहा है वहाँ जाकर ये भाषण और ये जाके कहिए। आप मुझे बताइए, पाकिस्तान में ब्लास्ट हो रहे हैं, अफगानिस्तान में आपस में युद्ध, वहाँ क्या भारतीय जनता पार्टी है? इनका तो जीवन में कभी किसी से नहीं पटा। जो संप्रदाय अपने बाप को काट कर गद्दी पर बैठता है, जो अपने पूर्वजों को जेल में बंद करके उसको पानी के लिए मोहताज करता है, उससे आप धर्म की बात करते हैं और मानवता की बात करते हैं। अच्छी बात नहीं है। हम सब भारत के संविधान को मानने वाले लोग हैं, लेकिन भारत का संविधान आपको समय समय पर उस संविधान में तुष्टीकरण करने वाले राजनीतिक दल के लोग परिवर्तन करके यहाँ के बहुसंख्यक समाज के हितों का हनन किए हैं, यहाँ के लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार का हनन किया है। और जब उसकी बात दोबारा की जा रही है तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। अब आप बता रहे हैं मुस्लिम विरोधी है। भैया कौन सा हमारा काम मुस्लिम विरोधी दिख रहा है? आप कहीं हमारा मंदिर को बंद करके उसके ऊपर मकान बनाकर रह रहे हैं और हम उस मंदिर का पुनरुद्धार कर रहे हैं तो मुस्लिम विरोधी हो गए। आप बम ब्लास्ट कर रहे हैं, आपको पकड़कर जेल में बंद कर देते हो तो हम मुस्लिम विरोधी हो गए। भाई जो देश के साथ रहेगा, जो भारत को मानेगा, जो भारत के सभ्यता संस्कृति का सम्मान करेगा, वही हमारा भाई है। बाकी जो लोग विरोध करेंगे, विद्रोह करेंगे, उनके खिलाफ हम सब हमेशा लड़ने के लिए तैयार हैं। अब एक राजनीतिक सवाल पूछ लेता हूँ। राजनीतिक सवाल ये है कि इंडिया अलायंस जो है उसमें बात चल रही है, टीएमसी पार्टी खुद भी कह रही है कि ममता बनर्जी को इंडिया अलायंस का नेतृत्व दे देना चाहिए। तो क्या आपको लगता है, आप बंगाल की राजनीति करते हैं वर्षों से, ममता बनर्जी अगर जाती है राष्ट्रीय स्तर पे तो क्या प्रभाव इसका होगा? देखिए, ये बात तो हो गया अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने का। किसी संगठन का, किसी एक एलाइंस का प्रमुख कौन होगा, ये उस एलाइंस के सारे पार्टनर मिलकर तय करेंगे ना। कि कहीं सुने हैं आप कि अपने से कूद के कोई बोल दे कि हम इंडिया एलायंस का मुखिया बनने को तैयार है? ये कौन बोलता है? जो आदमी मानसिक रूप से दिवालिया हो गया है। नहीं तो भाई उस एलायंस में जो लोग हैं उनको सबको एक जगह लाइए, वो चर्चा करेंगे उनका मुखिया कौन होगा। ये तो वो व्यवस्था है ना। लेकिन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री इतनी महत्वाकांक्षी हो गई है कि उनको अब लगता है कि नहीं, अब हमको केंद्र की राजनीति करनी चाहिए, क्योंकि उनका भतीजा अब उनको धीरे धीरे धक्का मार के वही जो इस समाज के तुष्टीकरण में वो लगी है उसका फार्मूला घर पे भी तो जाता है ना। हमने सुना है कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। तो इतना ज़्यादा इफ्तार पार्टी में खा चुकी हैं कि धीरे धीरे परिवार में उसका असर दिखने लगा है। अब भतीजा धीरे धीरे धक्का मार के गद्दी से नीचे उतारने का प्रयास कर रहा है, तो कहीं ना कहीं तो रहना पड़ेगा। तो वो दिल्ली की राजनीति करेंगे। बढ़िया है, ममता बनर्जी जैसे नेता को अगर इंडी गठबंधन अपना नेतृत्व देता है, उनका चेहरा बनाता है, तो निश्चित तौर पर ये इंडी गठबंधन के लिए बहुत अच्छा होगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए उससे भी अच्छा होगा। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा कैसे होगा? राहुल गांधी से ज़्यादा सशक्त एक नेता, मतलब एक सवाल है मेरा से कि अब राहुल गांधी के लीडरशिप में मान के चलिए इंडिया अलायंस को वो सफलता नहीं मिली, आपको नहीं लगता ममता बनर्जी बंगाल में आपकी पार्टी को हराई, दो बार विधानसभा में हराई, लोकसभा में हराई, उसके बाद अब वो नेशनल लेवल पे जाएगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, भाजपा को एक कड़ी चुनौती देगी? नहीं लगता आपको ये चीज़?
देखिए ऐसा है ना कि बहुत बार क्या होता है, लोग पहले ही जो हार मान लिए होते हैं, ये शब्द उनके लिए है। आप इतना अच्छा बात बोले, ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी को 2-2 बार हराया। कहाँ हराया भाई? हम कहाँ जीते थे कि आप हमको हरा दिए? हमारा सत्ता था कि आप छीन लिए? कौन सा हमारा सल्तनत था जो आप छीन लिए? हम तो 4 नंबर की पार्टी थे, 3 नंबर के बने। उसके बाद आज पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी प्रमुख विरोधी राजनीतिक दल है, जिसको कुछ वोटों की आवश्यकता है, वो सीधे सत्ता परिवर्तन करेगी। टीएमसी ने हमें हराया नहीं, टीएमसी ने हमें सत्ता में आने से रोका। हम 2021 में सत्ता में आ रहे थे, तृणमूल कांग्रेस ने अपना षड्यंत्र रूपी जो काम है उनका उन्होंने किया और हमको सत्ता में आने से रोका। लोकसभा चुनाव में हमारा सीट बढ़ने से तृणमूल कांग्रेस ने हमको रोका। ममता बनर्जी की तुलना अगर आप राहुल गांधी से कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी और ममता बनर्जी मैं तुलना नहीं कर रहा, व्यक्तिगत रूप से आप अच्छा बुरा बोल सकते हैं, लेकिन एक कांग्रेस पार्टी जो इस देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल, सबसे पुराना राजनीतिक दल, जिस राजनीतिक दल के एक छोटे से टुकड़े से निकलकर राजनीति करती है ममता बनर्जी, जिनका राजनीतिक सीमित है पश्चिम बंगाल में, त्रिपुरा गोवा में गई और वहां से मुंह का खाकर वापस आई, जिस राजनीतिक दल का अस्तित्व ही सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल में है, आप उस राजनीतिक दल के नेता का तुलना एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के एक बड़े नेता के साथ कर रहे हैं, जिसका सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी संगठन रहा है। कांग्रेस के साथ तृणमूल कांग्रेस का तुलना करना, मुझे ऐसा लगता है कि पूरे भारतवर्ष के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो अच्छा नहीं है। ममता बनर्जी से भी मजबूत लोग अभी इंडी गठबंधन में है, ऐसा नहीं है। सीट अधिक आ गया मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण, सिर्फ सीट आ जाने से तो होता नहीं है। कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनका कई प्रदेशों में प्रभाव है, कई ऐसे राजनीतिक दल हैं, ममता बनर्जी से ज़्यादा प्रदेशों में उनका प्रभाव रहा है, लेकिन ममता बनर्जी का आज वो स्थिति नहीं है। और ममता बनर्जी के बारे में पूरे देश के लोग की एक धारणा है कि ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति करती है। अगर ममता बनर्जी पूरे देश के राजनीति में जाएंगी तो बाकी प्रदेशों में भी इस तरह की गंदगी होगी। लोग कभी भी नहीं चाहते हैं कि उनका प्रदेश अस्थिर हो, वहाँ पर इस तरह का माहौल ख़राब हो। ममता बनर्जी अकेले ही काफ़ी है, देश के लिए नेशनल थ्रेट है तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी। तो भारतीय जनता पार्टी इसका प्रयास कर रही है और पूरे देश के लोग भी ये चाहते हैं, भगवान से कामना भी कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ममता बनर्जी से बंगाल को मुक्ति मिले। ये सिर्फ यहाँ के वोटर नहीं, पूरे देश के लोग अब भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि ममता बनर्जी से मुक्ति मिले, नहीं तो आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल में रहने वाले हिंदुओं का हाल भी बांग्लादेश के हिंदुओं जैसा ही होने वाला है। एक आखिरी सवाल है, आपने कहा कि टीएमसी षड्यंत्र के तहत भाजपा को रोकती है या जो भी मुद्दे आपने उठाए, वायलेंस करती है, हिंसा करती है, तो फिर तो अब तो 2 साल बाद चुनाव है यहाँ पे, सरकार तो अभी टीएमसी की है, प्रशासन जो अब आपका आरोप है कि स्टेट जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी टीएमसी को सपोर्ट करती है, तो 25 में भी तो करेगी, 26 में भी तो करेगी, फिर कैसे जीतेंगे आप लोग? जीतने का कैसे दावा करते हैं? ऐसा है कि हम राजनीति करने वाले लोग हैं, हमको लोकतंत्र पर भरोसा है, चुनाव आयोग पर भरोसा है। जो कमियां पिछली बार रह गई थी, हर बार जो कमियां रह जाती है उसको पूरा किया जाता है। मैं एक सवाल जोड़ देता हूँ, आपके पार्टी में भी इंटरनली बहुत डिस्प्यूट रहता है प्रदेश स्तर पे। ये तो स्वाभाविक है, लोकतांत्रिक राजनीतिक दल है तो होगा ना। ये टीएमसी थोड़ी ना है कि आप ममता बनर्जी के खिलाफ बोलेंगे तो आपको पार्टी से निकाल देंगे। आप लालू जी के और तेजस्वी के खिलाफ बोलेंगे तो आपको तुरंत पार्टी से पीट के भगा दिया जाएगा। ये तो भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ लोकतंत्र है, यहाँ लोगों को बोलने की आज़ादी है, तो लोग अपनी बात भी बोलते हैं, अपने मत भी रखते हैं और कुछ लोगों के फॉलोअर्स भी हैं, तो स्वाभाविक रूप से ये सब होता है। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा राजनीतिक दल है और ये दल अपने नीति और आदर्शों के नियम कानून से चलता है। ये बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में, जैसे पिछले दिनों में चुनाव में बहुत सारे रिफॉर्म हुए, पूरे भारतवर्ष में ऐसा कोई प्रदेश आप नहीं बता देंगे जिस प्रदेश में कोऑपरेटिव के चुनाव में धांधली होती है। कोऑपरेटिव के चुनाव में, बैंक के चुनाव में अभी 3 दिन पहले हुआ है, 15 तारीख को पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर के कांथी कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव हुआ। आपको पता है सेंट्रल फोर्स डिप्लॉय कराना पड़ा था। ये बंगाल है जहां कोऑपरेटिव के चुनाव में सेंट्रल फोर्स लगाना पड़ता, उसके बाद भी लूट हुआ है। अभी उस चुनाव को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई है। आप कल्पना करिए, जिस प्रदेश में कोऑपरेटिव का चुनाव, जिस प्रदेश में पंचायत के चुनाव में हत्याएं होती हैं नॉमिनेशन के दिन से ही, जिस प्रदेश में किसी भी लोकल बॉडी के चुनाव में, मैं आपको दुर्गापुर
का एक ये हुआ था, म्यूनसिपैलिटी का चुनाव हुआ था। सारा दिन प्रचार हुआ, सब कुछ ठीक था। चुनाव के दिन अचानक से कई हजार लोग लुंगी पहने हुए, मुंह पर गमछा बांधकर, हाथ में कटारी और बंदूक लेकर सड़कों पर दिन भर उनका तांडव चला। चुनाव हुआ और चुनाव आयोग का शाम को बयान आता है कि छिटपुट घटनाओं को छोड़कर चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, गिनती हुआ, एक चटिया सारा का सारा सीट टीएमसी जीत गया। जिस प्रदेश में इतनी हिंसा होती है, माने हर एक पार्ट, वोटर स्लिप बांटने से लेके और काउंटिंग के दिन तक हर जगह पर षड्यंत्र होता है, धांधली होती है, हत्याएं होती है, लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ते हैं। मतदाताओं को ममता बनर्जी जिस विधानसभा चुनाव में बाई इलेक्शन जीती है, आप उस चुनाव का कई चैनलों का वीडियो क्लिप उठाकर देख लीजिए। मतदाताओं को बता दिया गया कि आप अगर ममता बनर्जी का समर्थन करना चाहते हैं तो घर में रहिए, वोट देने मत जाइए। उनको पता था कि ये हिंदी भाषी लोग हैं, वोट देने जाएंगे तो बीजेपी को देंगे, इसलिए उनको घर से नहीं निकलने दिया गया था। आप कल्पना करिए, ऐसे परिस्थिति में चुनाव आयोग के पास भी ये सारी बातें जाती हैं। चुनाव आयोग ने पिछली बार व्यवस्था की थी, बहुत हद तक उसमें सफल भी हुए थे। इस बार का जो चुनाव होगा, मुझे लगता है कि इस बार का चुनाव और भी तैयारी के साथ करना होगा। विभिन्न विरोधी राजनीतिक दल के लोगों से सलाह लेकर कि कहाँ कहाँ वीक पॉइंट है, उसको देखकर एक निष्पक्ष चुनाव कराया जाए। लोग अपना मतदान करने जा पाएँ, अपना मतदान स्वयं करें, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं हो। मैं आपको बताता हूँ, इस तरह का चुनाव एक बार 2006 और 2011 में बंगाल में हुआ था, और एक बार और निष्पक्ष चुनाव होगा। मैं आपको बता देता हूँ, तुष्टीकरण करने वाले लोग, रुपए के बल पर चुनाव करने वाले लोग, लोगों को डरा कर चुनाव जीतने वाले लोग, लक्की भंडार के नाम पर चुनाव जीतने वाले लोगों को उनके मुंह पर इतना करारा जवाब मिलेगा कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। उनसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ये उमेश राय थे, भारतीय जनता पार्टी के हावड़ा से प्रत्याशी रह चुके हैं और कद्दावर नेता हैं यहाँ पे। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आशुतोष झा, हावड़ा, पश्चिम बंगाल।